तो हम मसल की पैरालिसिस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मसल्स जो आपके पास जो पैरालाइज होंगे वो कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड है आपके पास, जिनको T1 वाला रूट सप्लाई कर रहा है। और C8 जो है ना, जो अल्ना वाली बोन, जो फोरआर्म का वो वाला पार्ट जहाँ पे अल्नर बोन है, ठीक है, वहाँ के आपके पास रिस्ट के मसल्स, ठीक है। और फिंगर के और मसल्स भी कौन से, फ्लेक्सर्स। जाहिर है इस तरफ फ्लेक्सर्स ही, और ऑपोजिट वाली साइड जो है डोर्सल ऑफ द हैंड की तरफ, वहाँ पे एक्सटेंसर्स होते हैं। तो अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, डैट मसल्स जो हैं वो आपके पैरालाइज हो जाएंगे। ओके, अब आ जाती है डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द हैंड। अभी हमने शुरू में पढ़ लिया था कि हैंड बिकम्स क्लॉ शेप, ठीक है। अब वो क्लॉ शेप्ड क्यों हो जाएगा, बिकॉज आपके पास लॉन्ग फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स जो आपकी फिंगर्स के हैं ना, अब वो अनअपोज्ड हो जाएंगे। मतलब अगर एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं तो उनको उनके एज अपोजिंग, मतलब अपोजिंग मसल जो है वो उन्हें अपोज नहीं कर रहा होगा। और अगर आपके पास फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं, मतलब अगर फ्लेक्सर्स जो हैं उनके वर्क को एक्सटेंसर्स अपोज नहीं करेंगे, अनअपोज्ड एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। क्लो हैंड क्यों हो रहा है, अनअपोज्ड एक्शंस हैं ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर। मतलब फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे हैं, एक्सटेंसर्स भी कर रहे हैं, एट अ टाइम काम कर रहे हैं। जब फ्लेक्सर्स भी फिंगर को फ्लेक्स करेंगे और उसी टाइम एक्सटेंसर्स एक्सटेंड कर रहे होंगे, तो आपके पास जो है आपका जो हैंड है वो क्लॉ शेप्ड आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनअपोज्ड एक्शंस। अब जो क्लो हैंड है उसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होती है आपके पास मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स पे। मतलब जहाँ मेटाकार्पल और जो फिलेंजियल बोन्स है, जहाँ पे वहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन है। और फ्लेक्शन कहाँ पे है, जो फिंगर में कौन सी बोन्स होती हैं, फिलेंजिस होती है ना, तो जहाँ पे फिलेंजिस का आपस में जॉइंट्स बन रहे हैं उन जॉइंट्स में फ्लेक्शन है। ये हम पीछे देख लेते हैं, ये देखो, ये है आपके पास जो ये वाला जॉइंट बनेगा ना, ये नीचे वाली मेटाकार्पल ऊपर फ्लेंजर, इसमें हाइपर एक्सटेंशन है। और ये देखो दो फ्लेंजेस जहाँ पे मिल रही हैं उस वाले एरिया पे आपके पास फ्लेक्शन है, ठीक है। सो देयर इज अ हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। अब डिसेबिलिटी देखो, जैसे अर्ब्स पैरालिसिस में आपके पास बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क्स लॉस्ट हो गए थे, उसी तरह हम ये सेम पॉइंट है कि यहाँ पे भी बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क्स लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉ हैंड है, ये भी हमें पता है। फिर यहाँ पे कुछ जो और चीज़ें हमें मिल रही हैं वो क्यूटेनियस, एनेस्थीसिया एंड एनाल्जीसिया। क्यूटेनियस मीन्स स्किन का, ठीक है। एनेस्थीसिया मीन्स स्किन में नम्बनेस हो जाएगी, मतलब उसकी सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगी। और एनाल्जीसिया मीन्स पेन लॉस्ट, मतलब आपके इवन पेन तक फील नहीं होगी, ठीक है। अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड, जो आपके पास फोरआर्म का अल्नर बोन वाले एरिया है उस वो वाला, और आपके पास हैंड में भी जो वो वाला एरिया है उसमें आपके पास सारी की सारी सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगी, इवन पेन भी फील नहीं होगी। कहाँ पे, अल्नर बॉर्डर है आपके पास आर्म का, फोरआर्म का और हैंड का। देन आपके पास इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हॉर्नर्स सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि आपके पास जो हमें पता है जो हमारी सिंपथेटिक चेन स्टार्ट होती है वो थोरेसिक रीजन से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल रीजन को के पास नहीं है, तो सर्वाइकल रीजन के पास जो सिंपथेटिक जो आपके पास फाइबर्स हैं ना वो जाते हैं थोरेसिक रीजन से, ठीक है, T1 वाले एरिया से। जब अगर आपके पास क्लम्पकी पैरालिसिस सपोज हो गई है, जब क्लम्पकी पैरालिसिस हो जाएगी तो अगर T1 डैमेज हो गया है, T1 डैमेज है, दैट मीन्स T1 नहीं तो हमारे पास नेक वाले रीजन में सारे, मतलब सर्वाइकल रीजन में सिंपैथेटिक फाइबर्स भेजने थे। जब T1 डैमेज है तो सिंपैथेटिक फाइबर्स भी डैमेज हो जाएंगे वो वाले, ठीक है। तो जो आपके पास T1 सिंपैथेटिक फाइबर्स ऊपर भेज रहे हैं ना, डाटा फॉर हेड एंड नेक, ठीक है। थोरेसिक रीजन में तो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन मौजूद है, कहाँ नहीं है, थोरेसिक से ऊपर। और थोरेसिक रीजन से ऊपर क्या है हमारे पास, हमारी नेक है और हमारा हेड है। सो हेड एंड नेक वाले रीजन में जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो T1 पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, ठीक है। इतना इतना याद करो, T1 पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जब वो आते हैं तो मतलब T1 पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है हेड एंड नेक के जो जितने भी सिंपैथेटिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब T1 को डैमेज हुआ है, डेट मीन्स सिंपैथेटिक फाइबर्स भी डैमेज हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हेड एंड नेक में जो सिंपैथेटिक सारे फंक्शंस हैं वो भी लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो आई है ना, अभी आप आई का जो अपर मसल होता है, एक मसल होता है आई के ऊपर, लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरस, ठीक है। वो हम जब आंखें खोलते हैं
आप खोलते तो हमें बार बार तो नहीं आंखों को पकड़ के खोलना पड़ता ना, एक दफ़ा खोली तो वो खुली रहेंगी। वो मसल ऐसे करता है, वो उस मसल की सिंपैथेटिक जो है हमारे पास सप्लाई होती है लिवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियरस की। जब उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई T1 के डैमेज की वजह से कट जाएगी तो वो मसल काम नहीं करेगा। जब वो मसल काम नहीं करेगा तो आँख क्या होंगी, बंद हो जाएगी। इसे हम कहते हैं टॉसेस। ठीक है, आंख हमारे पास जो आईलिड है, ऊपर वाली आईलिड ड्रूप करेगी नीचे की तरफ, तो आंख पूरी तरह खुल नहीं सकेगी। इसे हम कहते हैं टॉसेस। ठीक है, उसके अलावा आपका जो अंदर प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मियोसिस। और उसके अलावा आपके पास अफेक्टेड साइड जो होगी, जाहिर है किसी एक साइड का ही T1 एट अ टाइम डैमेज हुआ ना, दोनों तरफ का एक साथ तो नहीं हो जाएगा। तो उस वाले रीजन में स्वेटिंग नहीं होगी, बिकॉज फॉर स्वेटिंग वी नीड सिंपैथेटिक आउटफ्लो। स्वेटिंग नहीं होगी, देन आपके पास वहाँ की जो आपके पास वेजल्स होंगी ना, हमें पता है वेजल्स में टोन होती है बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक आउटपुट, सिंपैथेटिक टोन होती है उनमें एक। ठीक है, जब सिंपैथेटिक फंक्शन नहीं हो रहा, सिंपैथेटिक फाइबर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वेजल्स डायलेट कर जाएंगी। जब वेजल्स डायलेट करेंगी, ब्लड फ्लो भर जाएगा वहाँ का, तो वो वाला अफेक्टेड साइड का जो आपका फेस होगा या नेक होगी, वो उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वार्मर होंगे और उनमें रेडिश सी अपीयरेंस भी उस पार्ट पे आ जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है और आपके पास स्वेटिंग नहीं हो रही है, फिर प्यूपिल डायलेट कर रहा है और आपके पास अपर आईलिड भी ड्रूप करेगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं हॉर्नर सिंड्रोम के। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं हॉर्नर्स सिंड्रोम। एंड वेजोमोटर चेंजेस क्या आती हैं आपके पास, आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो जाती है, फिर आपके पास स्किन जो है ड्राई हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग की। देखो हॉर्नर सिंड्रोम में ही हमने देखा था ना, जो है वो सिंपैथेटिक वेजल्स जो हैं उनको अपनी टोन मेंटेन करने के लिए सिंपैथेटिक फ्लो आता है। जब सिंपैथेटिक्स काम नहीं करे तो वेजल्स डायलेट कर देंगे, वही बात होगी, आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाएगी। और फिर आपके पास स्किन भी ड्राई हो जाएगी बिकॉज स्वेटिंग नहीं हो रही है। स्वेटिंग के लिए भी हमें सिंपैथेटिक फाइबर्स चाहिए होते हैं। देन ट्रॉफिक चेंजेस, मतलब स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्किन भी ड्राई और स्केली सी हो जाएगी। ठीक है, इन पेशेंट्स में। और नेल्स भी क्रैक करेंगे, इजीली नेल्स क्रैक कर जाएंगे विद एट्रोफी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर्स। आपके पास ट्रॉफिक चेंजेस क्या हैं, आपके पास स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली हो जाएगी। देन आपके पास जो नेल्स हैं इन पेशेंट्स के वो क्रैक करेंगे। उसके अलावा जो फिंगर का आपके पास जो पल्प होते हैं फिंगर के, एट्रोफीड मीन्स वेस्टेज हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स। तो डिसएबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले बाइसेप्स और सुपिनेटर जग्स के बारे में पता चला, लॉस्ट हो जाएंगे। क्लो हैंड है, एनेस्थीसिया और एनाल्जीसिया हो रहा है अल्नर बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड पे। हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दैन वेजोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस। सो दीज आर द डिसएबिलिटीज एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्लम्कीज पैरालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।